हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइना क्लासेस। आज हम संस्कृत ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, संधि, जो कि हम हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं और हम संस्कृत भाषा में भी संधि पढ़ते हैं। तो संधि को दो प्रकार से लिखा जाता है। देखो, एक तो ये लिखा हुआ है मैंने, आधा न से, आधा न और ध, और उसमें मात्रा संधि। और इसी न को हम अनुस्वार रूप में भी लिखते हैं, तो इसे भी हम संधि कहते हैं। संधि को दो तरह से लिख सकते हैं। फिर है संस्कृत में संधि। अब जैसे हम हिंदी भाषा में संधि पढ़ते हैं, तो हिंदी में संधि की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक वर्णों या शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ हम संस्कृत में भी संधि पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में भी परिभाषा होती है। हम संस्कृत में संधि की परिभाषा ये नहीं लिख सकते कि दो या दो से अधिक स्वरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा होती है इसकी, परः सन्निकर्षः संहिता। परः यानी दो अलग अलग वर्णों को, सन्निकर्ष का मतलब होता है समीप लाना, परः यानी अलग अलग, परः यानी अलग अलग, और सन्निकर्ष यानी समीप, और संहिता, संहिता मतलब होता है योग, योग या पास में लाना। तो दो अलग अलग वर्णों को हम जब पास में लाते हैं या उनको जोड़ते हैं, तो हमारी संधि होती है। तो ये हमारी संस्कृत की छोटी सी 3 वर्ड्स की डेफिनेशन है, परः सन्निकर्ष संहिता। मतलब अलग अलग वर्णों को या स्वरों को समीप लाना और उनको योग करना या उनको मेल करना संधि कहलाता है। अब संधि होती है 3 प्रकार की, संधि त्रय प्रकार संधि, यानी संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। फर्स्ट है हमारी स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। जो हम हिंदी भाषा में भी इसी प्रकार से पढ़ते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन संस्कृत में हम संधि को, स्वर संधि को हम बोलते हैं अच संधि, स्वर संधि को हम बोलते हैं अच संधि, व्यंजन संधि को बोलते हैं हम हल संधि, और विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि ही बोलते हैं। अच संधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भगवान शिव थे, उनके डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे। अयून, ऋलिक, एवं, एयोच, हयवरट, लण, यमग्नम, जब, गर्दश, गर्दश, खपछट, चटतव, कपय, शस्सर और हल। ये 14 जो माहेश्वर सूत्र थे, इनको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो भाग बांटा हमने स्वरों को, जो कि अयून तक के है, अ ई ऊन है, ऋलिक, एयोच, एओंग। तो ये अच वर्ण आते हैं, और ये हल वर्ण भी उसी में, जो बाकी बचे हुए होते हैं वो हल वर्ण होते हैं। यानी ये स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं। ऐसे लेकर अहा तक, ऐसे लेकर अहा तक, और व्यंजन होते हैं हमारे क से लेकर गे तक। तो ये कैसे गे तक जो हल वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, और ऐसे लेके अहा तक के जो वर्ण होते हैं वो हमारे स्वर वर्ण कहलाते हैं, जिन्हें हम अचसंधि भी कहते हैं, और व्यंजन संधि को हम अलसंधि कहते हैं। और विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसलिए विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि ही कहते हैं। अब अचसंधि के हमारे 5 प्रकार है। एक है हमारा गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है अयाधि संधि, चौथा है यण संधि, और 5वां है वृद्धि संधि। यही पांचों प्रकार हिंदी भाषा में भी है, और हिंदी में भी हम इन्हीं पांचों प्रकारों को पढ़ते हैं। तो इसको हम अब सूत्र की सहायता से पढ़ने वाले हैं। एक एक संधि को हम सूत्र की सहायता से पढ़ेंगे। पहली संधि है हमारी गुण संधि। जो हम स्वर संधि के जो प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट है गुण संधि। गुण संधि का एक सूत्र है आद गुण है, और ये आद गुण सूत्र जो कह रहा है वो ये बताता है कि यदि किसी भी वर्ण में अ या आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है, मतलब पहली शर्त तो ये है कि आगे तो अ या आ होगा, और बाद में ई या बड़ी ई होगी, तो उसके स्थान पे अ और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जहां पर अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो उन दोनों के स्थान पे अ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर री होता है या बड़ा री होगा, तो इन अ और री के स्थान पे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद अगर री है, तो ये अल आदेश हो जाता है। यानी ये जो 4 शर्तें आद्गुण है सूत्र के अंदर, कि अ और आ, तो पहली शर्त है कि सबसे आगे तो हमारे पहले वर्ण में तो अ या आ होना चाहिए, और उनके बाद में अगर ई और ई है तो ए करेंगे, ऊ और ऊ है तो हम ओ करेंगे, और अगर री है तो अर हो जाता है, और री होता है तो अल आदेश हो जाता है। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण है, जैसे देव प्लस इंद्र। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो देव है, इस व के अंदर अ है और आगे ई है, तो अ प्लस ई के स्थान पे क्या हो गया? ए हो गया, यानी देवेंद्र शब्द बना। तथा प्लस इति, अब यहाँ पे आ है, थ में आ की मात्रा है, आ प्लस ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया, तो तथेति हो गया। महा प्लस ईश, यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है,
तो भी आ प्लस ई क्या होगा, ए हो जाएगा, तो महेश वर्ड बनेगा। महा प्लस उत्सव, अब देखो यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा, यानी महोत्सव शब्द बनेगा। फिर है पर प्लस उपकार, पर में ए है और यहाँ पे ऊ है, तो ए प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया, तो परोपकार शब्द बना। देव प्लस ऋषि तो देवर्षि, वसंत प्लस ऋतु तो वसंत ऋतु, और तव प्लस ऋकाल तो ल के स्थान पे क्या हो गया, ल हो गया। अल तो वह प्लस वह में से ए और ल दोनों मिलके क्या बन गया, अल बन गया, तो तवलकार शब्द हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारी गुण संधि हो जाती है, और ऐसे ही हम इनके रूप बदलेंगे। देखिए हमारी अभी सेकंड संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का हमारा जो सूत्र है वो क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ। अकह का मतलब होता है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, अ ई री उ और री। अ ई उ री ये 4 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में, और इसका सवर्ण, सवर्ण का मतलब इसके समान, सवर्ण का मतलब होता है समान। अक के समान कोई वर्ण अगर आता है तो हम उसका क्या कर देते हैं, दीर्घ आदेश करते हैं। अक के समान अगर कोई वर्ण है तो हम क्या करेंगे, उसको दीर्घ आदेश करेंगे। जैसे अ और उसके सामने भी अ है या आ है, तो इसका दीर्घ हो जाएगा आ। ई और ई होगा तो बड़ी ई हो जाएगा। ऊ या बड़ा ऊ होगा तो भी ऊ हो जाएगा। री और री होगा भी तभी इसका डबल हो जाएगा, री हो जाएगा। तो जैसे इसके एग्जाम्पल है दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ पर ए प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ, यानी दैत्यारी हो गया। पुस्तक प्लस आलय, अब यहाँ पे ए था, यहाँ पे आ है, ए प्लस आ बराबर भी क्या हो जाएगा, आ, यानी पुस्तकालय। मुनि प्लस इंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी की मात्रा हो गई मुनिंद्र। वही प्लस ईश है, वही में बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ी है, तो दोनों बड़ी ई मिलके भी बड़ी हो गया, महिष है। फिर है भानु प्लस उदय, तो भानु शब्द में छोटे ऊ की मात्रा और आगे भी छोटा ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो मात्रा किसकी आ जाएगी, आपके बड़े ऊ की, यानी भानुदय। वधु प्लस उपदेश, यानी वधु में बड़े ऊ की मात्रा, पीछे छोटा ऊ है, तो भी किसकी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की आएगी, यानी वधुपदेश। और पितृ प्लस ऋणम, पितृ में तय में र की मात्रा है, तय में री की मात्रा है और आगे भी री है, तो पितृ प्लस ऋणम यानी पितृणम। फिर है नेक्स्ट लास्ट हमारा होत्र प्लस ऋकार है। होत्रिकार है तो मतलब शब्द क्या बना है, तय में री की मात्रा है और आगे भी किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, तो री प्लस री मिलके क्या हो गया, बड़ा री हो गया, यानी होत्रिकार है। ये यहाँ पे ये डबल री आ जाएगा इधर, ये लास्ट वर्ड हमारा यही है, होत्रिकार है। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि हमारे इसको बताएंगे, जिसमें अक प्रत्याहार के स्थान पर दीर्घ आदेश होगा। तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। नेक्स्ट हमारे थर्ड नंबर की संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है हमारा वृद्धि रेची। वृद्धि रेची का मतलब है कि एच प्रत्याहार, देखो वृद्धि प्लस एची, एची मतलब एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण होते हैं। तो ये कह रहा है कि आगे तो होना चाहिए हमारे ए या आ, ए या आ होने पर उसके परे ए होता है तो हम उसका दीर्घ वृद्धि कर देंगे, यानी आई कर देंगे। अगर ए या आ के बाद अगर ओ होगा तो ओ की वृद्धि क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी। वृद्धि मतलब इसकी बड़ी मात्रा, ए की बड़ी मात्रा क्या होगी, आई, और ओ की बड़ी मात्रा क्या होगी, औ। जैसे हमारे एग्जाम्पल है मम प्लस एव। अब मम में क्या है, मैं में ए है, ए इधर है और इसके परे क्या है, ए, तो शब्द क्या बनेगा आपका, ममयु। तथा प्लस एव तथेयु। परम प्लस ऐश्वर्यम, अब यहाँ पे ए आ था, मैं में ए और ऐ की मात्रा है ऐश्वर्यम, तो इसका दीर्घ क्या हो जाएगा, परमेश्वर्यम। फिर गंगा प्लस ओग, गंगा प्लस ओग यानी आ की मात्रा है और प्लस ओ की मात्रा है, तो आगे ए या आ होगा और पीछे ए या आई या ओ या औ होगा, तो गंगा प्लस ओ क्या हो जाएगा, गंगो। और ईश्वर प्लस ओडारियम, तो ईश्वर में र में ए है और आगे क्या है, औ की मात्रा है, तो ए और औ मिलके क्या हो जाएगा, औ, यानी दीर्घ हो जाएगा ईश्वरो दारियम। तो ऐसे जो हमारे जो वर्ण एच प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे ए आई ओ औ, तो हम इसका क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे और इसकी वृद्धि संधि इसका दीर्घ अक्षर होता है। नेक्स्ट हमारी यण संधि। तो यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची का मतलब हो गया इक के स्थान पर यण। इक जो हमारा वर्ण है आगे वाले इसके 2 वर्ण हो रहे, पहला है इक और दूसरा है यण, यानी इक को यण आदेश हो जाता है कब,
जब कोई असमान स्वर होता है। जैसे ई के सामने कोई भी असमान स्वर है तो ई के स्थान पे ये हो जाएगा। ऊ के सामने असमान स्वर यानी सेम ये वर्ड नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी दूसरे वर्ण होंगे तो हमारे इसके स्थान पे ई के स्थान पे ये, ऊ के स्थान पे वह, और री के स्थान पे रह, और ली के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल है प्रति प्लस एकम। प्रति में देखो तय में ई की मात्रा है और सामने ए की मात्रा है, तो प्रति प्लस एकम ई प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये शब्द बन जाएगा आपका प्रत्येकम। फिर है सुधी प्लस उपास्य। तो सुधी में बड़ी की मात्रा सामने ऊ है, यानी ई जैसा वर्ण कोई नहीं है, तो ऊ होने पर क्या हो जाएगा, ई प्लस ऊ, यानी यह आदेश हो जाएगा। शब्द बनेगा आपका शुद्धि उपास्य। सु प्लस आगतम। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा और यहाँ पे आ है, यानी क्या बनेगा आपका, ऊ प्लस आ बराबर क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए। तो सु प्लस आ, स में से ऊ की मात्रा निकाल दी, यहाँ से आ जोड़ दिया, तो ऊ के स्थान पे क्या हो गया, वर, यानी स्वागतम। वधु प्लस आगमनम। तो वधु में से ध में से ऊ निकाल दिया, ऊ के स्थान पे वह बना दिया, वह में आ की मात्रा जोड़ दी, तो वधवा गमनम। इसी प्रकार त में री की मात्रा है, तो मातृ प्लस आदेश, तो री को क्या आदेश करना था आपको, रह, तो त में रह जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है शब्द त्र। हमने जब संयुक्त व्यंजन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था त्रि का जो संयुक्त व्यंजन के टुकड़े हैं वो क्या होते हैं, त प्लस रह, यानी जब तय तो तय के स्थान पे रहेगा और री के स्थान पे रह हो जाएगा, तो तय और रह मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा, तो मात्रादेश हो जाएगा। पितृ प्लस आदेश, तो पित्रादेश। नृ प्लस आकृति यानी लाकृति, तो री में से ल में से री हट जाएगा और क्या आदेश हो जाएगा, ल, तो यानी र की मात्रा तो हट गई और क्या हो गया, ल प्लस आ बराबर लाकृति। तो ये हो गई हमारी यण संधि। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इक के समान ई उ री के सामने अगर वही शब्द नहीं है तो आपको यह वह रह आदेश करना है, और अगर सेम वर्ण आ जाते हैं तो हम उसका दीर्घ कर देते हैं, यानी वो दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अयादी संधि। अब अयादी संधि में एक फॉर्मूला है एच ओ आई वाई आवे का। ये जो हमारा सूत्र है वो है एच ओ आई वाई आवे, यानी एच प्रत्याहार आगे होने पर उसके पीछे अगर ए या आई होगा या कोई भी असमान स्वर होगा तो हम उसके स्थान पे ए के स्थान पे क्या करेंगे, आई आदेश करेंगे, ओ के स्थान पे आओ आदेश करेंगे। देखो इसके जब टुकड़े करते हैं ना, तो ये जो अवग्रह का चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह कहलाता है, अवग्रह का, जिसको हम अ भी बोल सकते हैं। तो ये अ और ये मिला तो क्या हो गया, आए। अब इस ये में से अ निकाला तो अ और वह मिलके क्या हो गया, आओ। वह में से आ निकाला तो आ और ये मिलके क्या हो गया, आए। और या में से आ निकाला तो आ और वह मिलके हो गया, आओ। यानी ये हमारे चार वर्ण निकल रहे, आए, आओ, आए और आओ। और वही चार वर्ण इधर है एच प्रत्याहार के अंदर, ए ओ आई औ। तो ए के सामने अगर कोई असमान स्वर है तो हम आए आदेश करेंगे, ओ के सामने अगर असमान स्वर है तो आओ करेंगे, आए के सामने असमान स्वर होने पर आए और औ के सामने असमान स्वर होने पर आओ। तो आगे ये बोल रहा है कि जो जो भी वर्ण होगा इसके अंदर, मतलब हरे प्लस ए, जैसे कोई भी वर्ण है हमारा हरे प्लस ए, तो इसमें क्या करना है कि र में ए की मात्रा है और सामने भी ए है, तो आपको क्या करना है, इस ए के स्थान पे क्या कर देना है, आए कर देना है। तो हर ये और ये में ए की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, हर ये हो गया। फिर उसी प्रकार ए को आए कर दिया अपने, ओ की ओ है, ओ के सामने भी ए की मात्रा है, तो आपको ओ पे ओ के स्थान पे क्या करना है, औ करना है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, विष्णवे। औ विषण प्लस औ प्लस ए, तो शब्द क्या बन गया, विष्णवे। नई प्लस अक, आई की मात्रा है और अ है तो क्या हो जाएगा, आय, यानी नायक शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार पो प्लस अक तो क्या बन जाएगा, पावक। ओ के स्थान पे क्या हो रहा है, औ, तो पावक। फिर शय प्लस अनम, तो ए के स्थान पे क्या हो रहा है, अय, अय में अन जोड़ा तो शयनम हो गया। फिर ने प्लस अनम, तो नए, ने का एक ही मात्रा निकाली, एक ही स्थान पे आय करा तो नयनम हो गया। दो प्लस अक है तो क्या हो जाएगा, धावक। तो इस प्रकार से ये हमारी हो गई अयादी संधि। अभी वैसे दो संधियां और है इसमें, पूर्व रूप और पररूप संधि है। तो पूर्व रूप संधि में आपको ओरली बता देती हूँ कि पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि जो अवग्रह चिन्ह होता है वो अवग्रह का चिन्ह हम उसको, जो ये ए जो होता है, ये जो ए होता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। इस ए को हम कैसे लिखते हैं,
एस के जैसे बनाते हैं, जिसको हम अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। अब ये आगे ये बताना चाह रहा है कि जैसे इसके मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ एक दो, तो उससे आपको पूर्व रूप संधि का पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास है के प्लस अपी, तो ये शब्द है हमारा, तो ये शब्द बन जाएगा आपका के प्लस अपी हो जाएगा। तो ये जो ए था इसको हम किस रूप में चेंज कर देंगे, अवग्रह रूप में, तो ये ऐसे वर्ड बन जाएगा। आपने कई जगह संस्कृत की बुक में देखे होंगे ये वर्ड को प्लस अपी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, को अपी, ये ऐसे इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से ते प्लस अत्र, तो अभी ते प्लस अत्र है, ते प्लस अत्र, तो इसको क्या लिखोगे, ते अत्र। तो ये हमारी होती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप का मतलब होता है कि जो पहले वाला जो रूप होता है, ये जो रूप होता है उसको हम पूर्व रूप में एक को अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी पररूप संधि। तो पररूप संधि के भी आप सिंपल से उदाहरण देख लो। अगर ए होगा, जैसे इसका उदाहरण है प्रे प्लस एशनम, तो ये जो हमारा ए है, तो ये ए क्या हो जाएगा, दिर हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे अपन, प्रेषणम। बस कुछ भी नहीं करना है इसको, सिर्फ मात्रा को इसमें जोड़ के लिखना है। प्रे प्लस एष्यति तो प्रेष्यति, आओ प्लस ओष्टि, तो ये जो ओष्टि है इसमें सिर्फ दो ही मात्रा आती है, ए या ओ, तो इसको जाएगा अवोष्टि। मतलब कुल मिलाकर आपको मात्रा को इसको जोड़ के लिखना है। तो ये हो गई हमारी पूर्व रूप संधि और ये है हमारी पर रूप संधि। तो इस प्रकार से आज हमारा जो ये टॉपिक है वो हमारा संधि का जो है अभी चलेगा, क्योंकि अभी हमने केवल सिर्फ और सिर्फ अर्थ संधि पढ़ी है, मतलब हमने केवल इस स्वर संधि को पढ़ा है। और ये इसके बाद हम पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरा वीडियो देखा संस्कृत का। अगर आपको और भी कुछ इसमें कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसका।